इस क्लास में तारीख़ के तलबा का खैर मक़दम है। अभी तक हम लोगों ने 5 यूनिट देख लिया। आज यूनिट 6 छठे यूनिट की बारी है। इसके तहत कॉलोनियल इकोनॉमी एग्रीकल्चर यानी नौआबादियाती मईशत में के तहत ज़राअत क्या थी, ज़राअत की के हालात क्या थे कॉलोनियल इकोनॉमी में, इस पर हम लोग तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। इसका जो मकसद है इस लेक्चर का वो ये है कि बरतानवी राज का जो इब्तदाई दौर था यानी 19वीं सदी का वस्त, उसके दौरान हिंदुस्तान में ज़राअत की तिजारतकारी यानी कमर्शियलाइजेशन का तज्ज़िया करना। दूसरा है कि जो टर्म है कमर्शियलाइजेशन, ये जो इस्तिलाह है तो इसके मानी को समझने के लिए कोशिश करना। तीसरा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों को सीखने के लिए जिनमें नई तिजारती ज़राअत को मुनज़्ज़म किया गया था। टू लर्न द डिफरेंट वेज़ इन विच द न्यू कमर्शियल एग्रीकल्चर वाज़ ऑर्गेनाइज्ड, अलग-अलग तरह से कैसे किया गया और इस अमल के असरात हिंदुस्तानी मईशत और हिंदुस्तानी किसानों पर क्या पड़े, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों की तरफ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 1857 तक की गई ज़मीनी आमदनी के बंदोबस्त जो हुए उसका मुताला करना। इसके अलावा इस्तिलाह रेवेन्यू सेटलमेंट जो है उसको इसके मानी को समझने की कोशिश करना। इसके अलावा अंग्रेज़ों के मकासद को इनके मुख्तलिफ़ बंदोबस्त में जानना कि आखिर वो क्या चाहते थे और दही मईशत और दही इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तबक़ात के ताल्लुक़ात पर हर बंदोबस्त के अहम असरात क्या थे, इसका भी हम तफ़सीली जायज़ा लेंगे। ये जो अगला स्लाइड है इसमें हिंदुस्तान में ज़री जमूद एग्रीकल्चर इनर्शिया जो था उस इनर्शिया को दिखाया गया है कि किस तरह से लोग हल बैल के सहारे खेती करते थे और अपनी गुज़ारा बसर करते थे। ये जो नौआबादियाती निज़ाम में ज़राअत का मसला है तो इसकी शुरुआत हिंदुस्तानी ज़राअत में तिजारतकारी की शुरुआत जो है, इसका जो तरीक़ा अमल है वो बरतानवी हुकूमत में क्या हुआ और उसके असरात हिंदुस्तानी मईशत पर क्या हुए, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। जब ज़राअत को कमर्शियलाइज़ कर दिया गया, तिजारतकारी कर दी गई, तो अलग-अलग तरह के बाज़ार उभर के सामने आए अलग-अलग वक्तों में और ये जो मार्केट सामने आए हैं बाज़ार, वो थे एक प्रोडक्ट मार्केट था यानी मसनूआत का बाज़ार था जिसमें कि बहुत सारे ज़राअत पैदावार जैसे गेहूँ, चावल, ऊन, घी, इन सब चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती थी। दूसरा इनपुट बाज़ार था जिसके तहत ज़राअत के लिए जो ज़रूरी सामान की ज़रूरत थी जैसे औज़ार, बीज, खेती, ये खाद, हल बैल, इन चीज़ों को बेचा जाता था और इसके अलावा लेबर मार्केट यानी ये जो मज़दूरों का जो बाज़ार था इसमें जो मज़दूर थे उनको आप हायर कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं मुआवजा दे करके। इसके अलावा जो ज़मीनी बाज़ार था लैंड मार्केट, जहाँ वहाँ जो किसान थे उस बाज़ार में ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकते थे, उसको हायर कर सकते थे पैसे दे करके। जो मार्केट था बाज़ार था पैसों का, वो खुद कमर्शियलाइज़ेशन उसका होने लगा, तिजारतकारी होने लगी, इसका फ़रोग़ मिलने लगा और जो काश्तकार थे, अक्सर उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी। वो पैसे चाहे उन्हें टैक्स देना हो या किराया देना हो, उन पैसों से वो बीज खरीदते थे, जो हल बैल है उसकी ज़रूरत पूरी करते थे या अपने खुद और अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी।
तो लोन का जो एक मार्केट था वो भी फ़रोग़ पाता है और लोन जो है वो धीरे-धीरे काफ़ी लोन का मार्केट फ़रोग़ पाता है और सूद पर लोन जो है मिलना शुरू हो जाता है और लोन जो लेता था किसान उसको पे भी करना पड़ता था। बरतानवी हुकूमत ने ज़राअत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया और टैक्स का तख़मीना करने के लिए इसने अलग-अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो थे, ज़मीनी बंदोबस्त इन्होंने किए। गवर्नमेंट ने को फिक्स करना था कि ये पैसे कैसे लिए जाएँ, तो उसके लिए असेसमेंट किया गया। असेसमेंट मीन्स ये आपका तशख़ीस किया गया कि इनका कितना होना चाहिए, कितना उनको पे करना पड़ेगा इस तरीके के ज़रिए और ये जो तशख़ीस होगी उसको अदा कौन करेगा। तो जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे, उसमें जो अलग-अलग स्टेप्स थे, वो पहला था कि जो ज़मीनी महसूल है, उसका असेसमेंट करना, उसका तशख़ीस करना, उसका तख़मीना करना, लैंड रेवेन्यू का। दूसरा कि ये तय करना कि आखिर अदा कौन करेगा और तीसरा कि उसे कितना अदा करना है, ये चीज़ें देखनी होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनूबी हिंदुस्तान में बहुत सारे खित्तों पर अपनी हुकूमत कायम की और ये जो खित्ते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो मशरिक़ के और हिस्से थे उनके अलावा थे जनूबी हिंदुस्तान में। ये जो भी एरिया थे, जो भी इलाके थे, इसमें ज़राअत काफ़ी अच्छी थी और इन इलाकों में तिजारत और दस्तकारी को भी काफ़ी फ़रोग़ हासिल था और कंपनी और उसके जो मुलाज़िम थे, ये चाहते थे कि इन इलाकों पर कब्ज़ा जमा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आमदनी हासिल कर सकें। इसके लिए जो तरीक़ेकार उसने अपनाया, इससे तिजारतकारी को बढ़ावा मिला और एक अलग तरह से उभर के सामने आया। इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड ऑन एग्रीकल्चर, या ज़राअत पर बरामदी तिजारत के असरात क्या-क्या हुए, इसका हम इसमें जायज़ा लेंगे। जो ज़री पैदावार थे, इसको बरामद करना ये बहुत ही महफूज माना जाता था, इसलिए कि ये बरतानवी सामान से कंपटीशन इनका मुकाबला नहीं था। 1770 के इस दहाई से हम देखते हैं कि रेशम को हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता था, यानी एक्सपोर्ट किया जाता था और ब्रिटिश जो इंडस्ट्री थी, बरतानवी सनत जो था, वो इससे फल फूल रहा था। 1780 के दहाई से हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान से खराज तहसीन था, वो चीन के रास्ते से ब्रिटेन भेजा जाने लगा। जो बरतानवी हुकूमत थी, वो चीन से बहुत सारे सामान मंगवाती थी, इसमें चाय खास था और इसको मंगवाने में इसको उस चाय के बदले में चांदी देना पड़ता था। चूँकि जो चीनी हुकूमत थी, वो वहाँ के लोग जो मग़रिबी ममालिक के सामान थे, उसको पसंद नहीं करते थे और इसके बजाय वो लोग चाहते थे कि हमें हिंदुस्तानी सामान मिले, जैसे हाथी के दाँत के बने हुए सामान, सूत होता था और ओपियम यानी अफ़ीम। इसको लेकर के ट्रायंगुलर ट्रेड, सरखी तजारत का फ़रोग़ होता है, चूँकि इसमें ये बात रखी गई कि अगर हिंदुस्तानी तजारत पर बरतानिया का कंट्रोल हो जाता है, तो हमको चीन को चांदी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चाय के बदले में हम हिंदुस्तानी सामानों को हिंदुस्तान से चीन भेज सकते हैं। और इस ट्रेड में, तजारत में 3 अहम मरकज़ थे, कलकत्ता, कैंटोन और लंदन। और
पहला दो यानी कलकत्ता और कैंटोन से दौलत निकलती थी और वो जमा होती थी लंदन में कंपनी के खजाने में। ये जो सिस्टम था, ये निज़ाम जो कायम हुआ, इसे ट्रायंगुलर ट्रेड, सहरुखी तजारत कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वो चाहती थी कि ज़राअत का जो तिजारतकारी है वो कंट्रोल वे में हो, ताकि ऐसे सामान हमें मिल पाएँ जो कि चाइना में या मगरिब के बाज़ारों में मकबूल हो। इसके लिए ज़रूरी था कि तिजारती फसलों का इंतखाब किया जाए कि आखिर कौन-कौन से फसल हमें तिजारत के लिए ज़रूरत है। तो इसके लिए इसने इन लोगों ने नील, ये कपास, कच्चे रेशम, अफ़ीम, काली मिर्च वगैरह को इनका इंतखाब किया और 19वीं सदी में, और बाद में चल कर के ये चाय और चीनी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। जहाँ तक रेशम और कपास की बात है, इसको बर्तानिया के जो जुलाहे थे, वीवर्स थे, वो बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे थे और ये सामान चीनी लोगों के हाथों भी बेचा जा सकता था। जहाँ तक अफ़ीम की बात है, वो अफ़ीम तो चीन में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसको स्मगलिंग के ज़रिए चीन भेजा जाता था। जहाँ तक नील की बात है, इसकी ज़रूरत मगरिब में जो सनअती इनक़लाब हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ पर कपड़ों की जो सनअत थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। वहाँ रंग करने के लिए डाई के तौर पर इसका इस्तेमाल होना था। चाय की काश्त आसाम में शुरू की गई 1840 से, ताकि बर्तानिया को चीन से चाय दरामद करने पर मजबूर से छुटकारा मिल जाए। ये जो भी सामान थे, ये काफ़ी तादाद में थे और ये काफ़ी वैल्यूएबल थे, बेशकीमती थे। ऐसा इसलिए कि पर किलोग्राम या पर क्यूबिक मीटर इनका दाम काफ़ी ज़्यादा था, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन मैंने यहाँ से ले जाने में जो खर्च होता था, वो काफ़ी ज़्यादा था। ये ज़रूरी था कि ये जो भी सामान हैं, वो उनका जो वज़न है, उसके मुकाबले में इनकी कीमत ज़्यादा हो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सके। ये जो तिजारतकारी थी, कमर्शियलाइज़ेशन था, इसका असर हर वक्त में अलग-अलग हुआ, हर जगहों पे अलग-अलग हुआ, हर फसल पे अलग-अलग हुआ और हम इसको हर जगह बराबर नहीं देख सकते। लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स भी थे जो कि हमें नज़र आते हैं, जैसे इम्पोवरिशमेंट, गरीबी। जो हिंदुस्तानी बरामदात थे, उसका मकसद जो था वो था कि हिंदुस्तान के जो वसाइल हैं, इसको हिंदुस्तान से बाहर बर्तानिया में भेजा जाए। और इसके ज़रिए क्या किया गया कि हिंदुस्तान से जो खराज तहसीन था, वो तिजारत के ज़रिए बर्तानिया को भेज दिया गया और इसके बदले में हिंदुस्तान को कोई भी दरामद वसूल नहीं होता था कोई सामान। ये जो तिजारती फसल थी, कमर्शियल क्रॉप्स थे, कैश क्रॉप्स थे, इसका जो बरामद होता था, इससे हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ती चली गई, हिंदुस्तानी किसान गरीब होता चला गया। एक और जो असर हुआ ज़राअतकारी के तहत, वो था अदम इस्तेहकाम, इंस्टेबिलिटी। हिंदुस्तान की जो ज़राअत थी, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके ख़तरात थे उसको, जैसे कि क़हत, बाढ़ या दूसरे कुदरती आफ़ात। दूसरा जो ख़तरा था, वो था कि सामान की जो कीमत थी, वो उसमें अदम इस्तेहकाम था। अगर
मगरबी हिंदुस्तान में चीनी की जो फसल है, शुगर क्रॉप है, वो बेहतर है, तो हो सकता है कि कलकत्ता में इसकी कीमत गिर जाए और जो आजमगढ़ में चीनी के कारखाने हैं, वो किसानों को जो वादा उन्होंने किया था पेमेंट देने का, उससे कम पेमेंट करें और उनके साथ अगर किसान वो कुछ उनके खिलाफ कंप्लेन करते तो उनके साथ बुरा सलूक किया जाता। बुंदेलखंड का जो इलाका था, जो मध्य प्रदेश का शुमाली हिस्सा है, वहाँ कपास जो है की खेती की जाने लगी। वो इसलिए कि 1816 के बाद चाइना का मार्केट काफ़ी डेवलप कर गया था, हिंदुस्तानी कपास की मांग काफ़ी होने लगी थी और इस वजह से जब तिजारत होने लगी कपास की, तो ये इलाका काफ़ी फ़रोग हुआ और बरतानवी अफसरान ने यहाँ के टैक्स को बढ़ा दिया और 1830 की दहाई से यहाँ का जो बरामदात था वो तनज़ुली की तरफ जाता है, कीमतें घट जाती हैं, लेकिन टैक्स ज्यों का त्यों रहता है। इससे ज़मींदार और जो किसान थे, दोनों गुर्बत की हालत में आ जाते हैं और काश्तकारी लोग छोड़ देते हैं। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि किसानों और ज़मींदारों के अंदर ये अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी बगावत की चिंगारी हो रही थी। तो बुंदेला रिबेलियन जो हुआ, बगावत जो हुई बुंदेलों की 1842 में, ये एक बहुत बड़ी वजह थी। उत्तर प्रदेश में 1830 की दहाई से जो कपास थे और नील थी, इसकी कीमतें घटती चली गईं। तो क्या हुआ कि किसानों ने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया, ज़मींदार को घाटा लगने लगा और जो साहूकार थे वो भी बर्बाद हो गए, इसलिए कि अब उनको लोन वापस देने वाला कोई नहीं बचा। ज़मीन की जो कीमत थी वो भी घट गई। ये हालत देही बंगाल में भी रहा। इस वक्त 1830 और 1833 के बीच लगभग जितनी बड़े-बड़े फर्म्स थी जो कि बरामदात तजारत से ताल्लुक़ रखती थी या बंगाल, बिहार और यूपी में जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर था उसको पैसे फराहम करती थी, वो दिवालिया हो जाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं। कीमतें नील की गिर रही थी एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी वो बरतानिया को नील भेज रहे थे ताकि हिंदुस्तान से किसी न किसी तरीके से पैसे को बरतानिया भेजा जा सके। ये कॉमर्शियलाइजेशन था, तजारतकारी। इससे जो देही मईशत थी, इसमें अदम इस्तेहकाम हमें देखने को मिलता है। ये समाजी ढांचे की जहाँ तक बात है, इस पर भी तजारतकारी के असरात हमें नजर आते हैं। चूंकि जो सरकारी अमला था, सरकारी इक़्तिदार के में थे, जो हुकाम थे, वो जब्र करते थे और इस जब्र की वजह से जो मार्केट था, बाजार था, वो बिगड़ता चला गया और पूरी तरह जो मजदूर का बाजार था वो नहीं फला फूला। जो तिजारती पैदावार हुई, कॉमर्शियल प्रोडक्शन हुई, ये छोटे-छोटे किसान करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गुर्बत होती चली गई। जो किसान थे वो पैदावार कर रहे थे, चूँकि छोटा ही सा खित्ता सही, लेकिन अपने को, अपने ख़ानदान को उन्हें पालना था। लेकिन जो बड़े-बड़े इंडिगो प्लांटर्स थे, नीले जो ये जो ज़मींदार थे, जो फसल उगाते थे या ओपीएम एजेंट थे, अफ़ीम के एजेंट थे, वो उनको ज़बरदस्ती करते थे कि हाँ, एक ज़मीन का एक हिस्सा पर आप नील की खेती करो या अफ़ीम उगाओ। इससे इनको मुनाफ़ा लगभग किसानों को नहीं के बराबर होता था। किसानों की हालत ये थी कि वो गरीबतर होते चले जा रहे थे, लेकिन ना तो कोई तरीक़ाकार अपनाया गया, ना तो कोई जो पैदावार का तरीक़ा था उसमें कोई तब्दीली की गई। यूरोपी जो ताजिर थे
इनको लगा कि जो छोटे किसान हैं इसको अगर इनका इस्तेसाल किया जाए तो हम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। उलाई बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने कोशिश किया कि छोटे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेसाल किया जाए। अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि चाय के बागात हैं। ये बागात आसाम में, जैसा इसके पहले हमने कहा कि सरकार चाय बरतानिया को चीन से दरामद करके भेजती थी, और अब इन्होंने कोशिश की कि आसाम में चाय की खेती की जाए, जिससे कि वहाँ हिंदुस्तान ये बरतानिया को चीन से चाय दरामद करने से छुटकारा मिल जाए। अब ये बाज़ाब्ता चाय के बागात हिंदुस्तान में ही होने, चाय की खेती होने लगी, और यहाँ जो पैदावार होती थी इसको सस्ते दामों पर ये लोग कोशिश करते थे कि बरतानिया को एक्सपोर्ट किया जाए। दूसरी स्लाइड में हम देख रहे हैं कि नील की कटाई हो रही है। जो मजदूर हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, एक ग्राफ है। कटाई के बाद हौज में नील के पौधे ले जाए जाते थे। ये काम खवातीन करती थी। इस स्लाइड में इनको दिखाया जा रहा है कि खवातीन किस तरह काम कर रही हैं खेतों में। जो अगला स्लाइड है उसमें दिखाया जा रहा है कि नील के पौधों को फैक्ट्री में कैसे लाया गया, इसके लिए क्या जरिया था लाने का, ये भी दिखाया गया है। फिर दिखाया गया है अगले स्लाइड में कि नील का कारखाना किस तरह होता था। अलग अलग हौज बने होते थे, उसमें लाके डाला जाता था, फिर उनसे वो जो रंग निकलता था, फिर उनकी प्रोसेसिंग की जाती थी। तो ये सारे तरीक़ाकार था जिससे कि नील तैयार होता था, और फिर तैयार होने के बाद इनको सस्ते दामों पे ख़रीद करके ये जो लोग हैं, बरतानवी ताजिर हैं, ये हिंदुस्तान से बरतानिया भेजते थे, ताकि वहाँ सनअत इनकलाब के बाद जो सूती कपड़े की सनत है फल फूल रही थी, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगला स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती के बाद गांव से मंडी तक किस तरह कपास पहुंचती थी, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस स्लाइड। अगला जो स्लाइड है उसमें दिखाया गया है कि गंगा में रुई की गांठें ले जाने वाली किश्तियों का बेड़ा। चूंकि ज्यादा सामान को नदी के जरिए ले जाना वजनी सामान को ज़्यादा आसान था और किफ़ायती भी था। तो गंगा नदी उस ज़माने में एक लाइफलाइन थी, एक जिसके ज़रिए के सामान को काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता था नदी के रास्ते से। अगले स्लाइड में दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत से पहले रुई की गांठों को कैसे ले जाया जाता था, यहाँ भी दिखाया गया है कि किश्ती ही थी, नाव ही थी, जिसका सहारा लेकर के और नदी के जरिए लोग ले जाते थे। जब हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत हो जाती है और रेल चलने लगते हैं, तो रेलवे की शुरुआत भी जो हुई उसके भी वजह जो थी वो ये थी कि जो हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में तिजारती सामान है उनको हम किस तरह से बंदरगाहों तक पहुंचाएं, और उन बंदरगाहों से फिर बड़े बड़े जहाज़ों पे लाद करके इनको बरतानिया भेजा जाए। तो रेलवे जो इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत हुई, वो भी कहा जाए कि बरतानिया की अपनी मफाद थी कि किस तरह से हम दूर दराज के इलाकों को हिंदुस्तान के बंदरगाहों से जोड़ें, और किस तरह से दूर दराज से सामान कम वक्त में इन बंदरगाहों तक पहुंच सके। अब हम देखेंगे कि लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट में पहला तजुर्बा, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। 1772 में एक नया निज़ाम कायम हुआ जिसको फार्मिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी काश्तकारी का निज़ाम। और
सरकार ने शुरुआत के दिनों में महसूल का काम, ज़मीनी महसूल का काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दिया, और जो ठेकेदार होते थे, कॉन्ट्रैक्टर, वो किसी ख़ास ज़िला से, किसी ख़ास सब डिवीज़न से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करते थे, चूँकि एक ख़ास मियाद थी जिसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया जाता था। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठेकेदार थे, उस ज़माने में उन्हें फार्मर्स कहा जाता था। ये कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से आमदनी कर सकें, पैसे कमा सकें अपने मियाद के दौर में। और यही वजह थी कि अपने मकसद के हसूल के लिए ये किसानों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते थे, उन पर जबरी भी करते थे, और इसकी वजह से इस निज़ाम में बदउनवानी भी होने लगी, और इस बदउनवानी की वजह से सरकार को खसारा भी झेलना पड़ा। ये जो हालात थे, इसका जायज़ा बरतानवी हुकूमत जो लंदन में थी वो ले रही थी, और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को हिंदुस्तान भेजा गया ताकि जो इंतज़ामिया का ढांचा है उसमें तब्दीली की जाए और उसकी खामियों को दूर किया जाए। इस स्लाइड में आप चार्ल्स कॉर्नवालिस को देख रहे हैं। इन्हीं को भेजा गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इन्हें कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब हालात का मुआयना किया तो उन्होंने इस बात को भांप लिया कि जो महसूल है, ज़मीनी महसूल जो अभी तक चली आ रही है, उसका जो निज़ाम है वो हिंदुस्तान को गुर्बत की तरफ ले जा रही है, और इसकी ज़रई तनज़ुली एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता चला जा रहा है। और ये जो पुराना निज़ाम है, इससे कोई बहुत ज़्यादा ज़ायद आमदनी नहीं हो रही है। कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल था कि बहुत ज़्यादा जो हिंदुस्तानी सामान थे बड़ी तादाद में, जैसे रेशम हो, कपास हो, इन सब चीज़ों को हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना था, बरामद यूरोप में एक्सपोर्ट करना था, बरामद करना था। तो ये सारी दिक्कतें थी इनके लिए। जब ज़रई तनज़ुली हो रही थी, एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा था, तो इस वजह से जो दस्तकारी था, दस्तकारी पर भी इसका बुरा असर पड़ा, और ये फ़रोग़ नहीं पा सकता था। जो बदनवानी थी और जो जब्र किया जाता था, वो महसूल को लेकर के, इसको लेकर के अनसर्टेनिटी बढ़ती चली गई, और इस वजह से ये लगा कि इसमें तब्दीली करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉर्नवालिस ने सोचा कि क्यों ना ज़मीनी महसूल को परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए। और गवर्नमेंट ने ये कोशिश की, सरकार ने ये वादा किया कि हम मुस्तकबिल में टैक्स की शरह नहीं बढ़ाएंगे। इसके फ़वायद, बेनिफिट्स भी हुए। ऐसा करने से जो बदनवानी का मामला था, इसका स्कोप काफ़ी कम हो गया। चूँकि पहले क्या होता था कि जो अफसरान थे, महसूल में लगे हुए थे, वो अपनी मर्ज़ी से तशख़ीस को, तखमीना को बदल देते थे, और सरकार जो थी, अगर प्रोडक्शन होता तो ये पैदावार अगर ज़्यादा बढ़ा तो सरकार कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकती थी। और ये सोचा गया कि जो लैंड होल्डर्स हैं वो ज़मीन के फ़रोग़ के लिए, ज़राअत की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे,
और इसका फायदा मिलेगा। पैदावार और तिजारत दोनों बढ़ेगा, जिससे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। तिजारत पर, ट्रेड और कॉमर्स पर जो टैक्स लगाए गए, आयद किए गए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए, चूंकि ये वक्त की जरूरत थी, जो जमीनी महसूल था अब इसको बड़े ऊंचे दर पर, ऊंची शरह पर फिक्स कर दिया गया। इसके लिए जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया गया। शुरू में बंगाल के नवाब जो थे वो जमींदारों से टैक्स की वसूली करते थे। कार्नवालिस जब नया गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसका ताल्लुक ब्रिटेन के अशराफिया तबके से था, जमींदार तबके से था, और इसका मानना था कि जो बंदोबस्त है वो उसके जरिए जमींदार को मिल्कियत जमीन की मिल जाएगी, और ऐसा होने से जिस तरह से बरतानिया में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, वो ज़मीन को बेहतर बनाने के लिए ज़राअत की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं, तो शायद हिंदुस्तान में भी इस तरह की कोशिशें होंगी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था कि 4 से 5 मिलियन जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में काश्तकार खानदान थे उनके साथ बंदोबस्त किया जाए। ये इनके लिए ज्यादा आसान था कि कम तादाद में बड़े जमींदार जो हैं उनके साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए और उनसे महसूल लिया जाए। तो परमानेंट सेटलमेंट इसीलिए 1793 में कार्नवालिस ने बंगाल में नाफिज किया। और ये जो सूबा थे इनमें जमीन का जो हर एक टुकड़ा था उसको जमींदारी का हिस्सा बना दिया गया। जमींदार पर ये आयद कर दिया गया कि आपका जो लगान लगाया गया है, फिक्स किया गया है, आपको इसकी अदायगी करनी होगी। अब इसको मालिकाना हक मिल गया और वो उसकी जमींदारी हो गई, और इस मालिकाना हक की वजह से वो जमीन को बेच सकता था, उसे गिरवी रख सकता था या किसी दूसरे को मुंतकिल भी कर सकता था। अगर उसकी मौत हो जाती तो उसके वारसीन को वो जमींदारी मिल जाती। जमींदार अगर सरकार को टैक्स अदा करने में नाकाम रहता तो सरकार उसकी जमींदारी को नीलाम कर सकती थी, उसे बेच सकती थी, और जितने भी उसके हुकूक थे, जो नए खरीदार थे, उनको मुंतकिल कर दिए जाते थे। जहां तक काश्तकारों की पोजीशन का ताल्लुक है, तो काश्तकार जो लोग थे उनकी उनकी जो पोजीशन थी वो जमींदार के किराएदार के तौर पर हो गए हैं। उसे कितना पैसा दिया जाए, उसे टैक्स कितना अदा करना है। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए इस तरह का किसी पट्टे को जारी नहीं किया गया और किसान को जमींदारों के रहम करम पे छोड़ दिया गया। 1793, 1799 और 1812 में बहुत सारे ज़ाब्ते सरकार ने बनाए जिसके तहत जमींदार जो है किसी टेनेंट्स की, किसी किराएदार की प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकता था अगर उसका किराया अदा नहीं किया गया हो, और ऐसा करने के लिए उसे किसी भी अदालत से परमिशन नहीं लेना पड़ता था, इजाजत की जरूरत नहीं थी। जो सही मायने में काश्तकार थे उनकी हालत खराब होती चली गई। जमींदार और जो बरतानवी हुकूमत थी इनको जो इस्तेमरारी बंदोबस्त हुआ, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, इससे काफी फायदा हुआ। अगर जमींदार नहीं वक्त पर सरकार को पैसा देता तो उसकी जमींदारी सरकार नीलाम कर देती थी या उसको बेच देती थी। एक तखमीना के मुताबिक 1794 से लेकर 1819 तक बंगाल में लगभग 68% जमींदारी को इसी बिना पर बेच दिया गया। और खरीदने वाले कौन थे?
ताजिर थे, सरकारी अफसरान थे और दूसरे ज़मींदार थे जिन्होंने कि इन ज़मीनों को खरीदा। नए जो खरीदार थे उन्होंने कोशिश की कि जो किराया है, रेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि हमारी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी सिलसिले में ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि ज़ैली पट्टादारी सब इन्फ्यूडेशन की शुरुआत का भी अमल हमें देखने को मिलता है। चूँकि जो बंजर ज़मीन थी, जो ज़मीन जंगलात से ढके हुए थे, उनको साफ किया गया और वहाँ ज़राअत की तोसी की गई, तो ज़मींदारों का जो इनकम है, आमदनी है, वो बढ़ा और इनकी जो ज़िंदगी का जो इनकी रिहायश ज़िंदगी थी, वो भी बड़ी लग्ज़री हो गई और उसका असर तो जो उनके रैयत है उन पर तो पड़ा ही। 1859 में सरकार ने एक कानून पास किया जिसके ज़रिए जो पुराने रैयत थे उनको थोड़ी बहुत राहत मिली, तहफ़्फ़ुज़ मिला, जिनको कि अब ऑक्युपेंसी टेनेंट्स कहा जाने लगा। इसके अलावा जो है मुतबादिल निज़ाम का ज़हूर भी होता है, द इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम। इसमें रैयतवाड़ी निज़ाम, रैयतवाड़ी सिस्टम का नाम दिया जा सकता है। इसको निज़ाम को बनाने में दो अफसर थे, बरतानवी अफसर, एक का नाम मुनरो था, दूसरे का नाम रीड था। इनको मद्रास में 1792 में हुकूमत करने के लिए भेजा गया। जब बरतानवी हुकूमत का इक़्तिदार मद्रास में कायम हुआ तो इनको भेजा गया था। इन्होंने सोचा कि ज़मींदारों से कलेक्ट करने के बजाय महसूल क्यों नहीं गाँव से बराह रास्त महसूल लिया जाए और हर काश्तकार या रैयत पर कितना दैन है इसको अलग अलग फिक्स कर दिया जाए। और ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया, निज़ाम कायम किया, इसे रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी निज़ाम का नाम दिया गया। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं थॉमस मुनरो का पोर्ट्रेट है। ये जो रैयतवाड़ी निज़ाम था, ये सही मायने में फील्ड असेसमेंट सिस्टम था शुरू के ज़माने में, यानी खेतों को तखमीना किया जाता था, उस पर तशख़ीस की जाती थी और हर खेत पर कितना टैक्स की अदायगी देना है उसको फिक्स किया जाता था। कौन करते थे? सरकारी अफसरान करते थे। और उसके बाद जो काश्तकार थे उनको कहा गया कि आपकी मर्जी है कि इस खेत पर काश्तकारी करें और टैक्स अदा करें, और अगर नहीं करते हैं तो आप नहीं भी टैक्स आप इस पर काश्तकारी नहीं भी कर सकते हैं। अगर जो ऐसी ज़मीन रह जाती थी तो दूसरे जो कल्टीवेटर्स थे, काश्तकार थे, उसको खोज के दिया जाता था। और अगर ऐसे काश्तकार कोई दूसरे नहीं मिलते थे उस पर काश्तकारी को तैयार हों, तो उस खेत को बंजर के तौर पर छोड़ दिया जाता था, कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था कि आप इस पर खेती नहीं होगी इस साल। रैयतवाड़ी निज़ाम जो थी, उस निज़ाम के तहत तशख़ीस का अमल क्या था? जो खेत थे उसका जो तखमीना किया गया, उसकी तशख़ीस की गई, तो उसके लिए जो रेवेन्यू के एहलकार थे महसूल के, दो चीज़ों पर ध्यान उनकी थी। पहला ये था कि ज़मीन कैसी है, क्या ये पहाड़ी ज़मीन है या बहुत अच्छी ज़मीन है, ज़रख़ीज़ है, क्या ये सूखी ज़मीन है या ये आबपाशी इस पर होती है। दूसरा कि ज़मीन कितना है, ज़मीन का रकबा क्या है, एरिया ऑफ फील्ड क्या है। ये जो सिस्टम था पूरा मुनहसर करता था सर्वे पर, और सर्वे करने के बाद ही इसमें इसकी क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी की जा सकती थी। अगर 1 एकड़ ज़मीन पर बेहतर तरीके का धान उगाया जा सकता था
तो उसकी जो शरह फिक्स की गई वो दूसरे जगह दूसरे गांव में भी वही होगी जो एक गांव में है। मुंडो ने कोशिश की कि आमतौर पर जो जमीन में पैदावार होती है उसका जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से पैसों को फिक्स कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर 1 एकड़ में 2600 पाउंड धान की पैदावार होती है तो स्टेट का जो हिस्सा होगा सरकार का वो 1/3 होगा या 2/5 होगा, और जो काश्तकार होंगे उनको ये पैसे सरकार को देने होंगे। ये उसूली तौर पर था, लेकिन अमली तौर पे अगर देखा जाए तो जो भी तखमीना किया जाता था वो गेसवर्क था, अंदाजा के तौर पर था, और पैसे इतने ज़्यादा डिमांड किए जाते थे कि उनको कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, और कभी कभी तो कलेक्ट नहीं भी किया जा सकता था, मैंने शरह बहुत ज़्यादा। बरतानवी हुकूमत ने मद्रास में रैयतवाड़ी निज़ाम को अपनाया और इसके लिए 1820 में मद्रास में इसको नाफिज किया गया। मुनरो उस वक्त मद्रास से गवर्नर था। उसने इस सिस्टम की, इस निज़ाम की वकालत की। उसका मानना था कि यही जो है ओरिजिनल इंडियन लैंड टेन्योर है और जो हिंदुस्तानी हालात में सबसे माकूल है। अगर इसको अपना लिया जाए तो दूसरे निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, चूँकि इस सिस्टम में न कोई ज़मींदार है न कोई बिचौलिया है जिसको कि एक हिस्सा मिलता था, और ऐसा करने से इस निज़ाम के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से पैसे निचोड़ करके ले सकते हैं और डायरेक्टली सरकारी खजाने में जमा हो सकता है। उस वक्त मद्रास सरकार को पैसों की ज़रूरत भी थी और जाहिर तौर पर इस तरह का निज़ाम इनको ज़रूर भाया। परमानेंट सेटलमेंट जो इस्तेमारी बंदोबस्त था वो उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो उसको तो रिजेक्ट किया जा चुका था। इसका फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने आर्जी तौर पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त कायम किया। थ्योरी और प्रैक्टिस में रैयतवाड़ी निज़ाम कैसा था इसको हम देखेंगे। 1820 के बाद रैयतवाड़ी का जो निज़ाम था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाकों में अलग अलग तरह से अलग अलग इलाकों में नाफिज किए गए। उससे मुख्तलिफ थे ये जो नाफिज हुआ जैसा कि मुनरो ने सोचा था। मुनरो का जो रैयतवाड़ी था वो एक फील्ड असेसमेंट था, ज़मीन का तशखीस, ज़मीन का तखमीना करना। लेकिन 1820 के बाद इस निज़ाम को बहुत सारे ज़िलों में नाफिज किया गया जहाँ के न कोई सर्वे हुआ था। तो ऐसी हालत में किस तरह से फील्ड असेसमेंट होता है। अब इन जगहों पर जब सर्वे नहीं है तो टैक्स की शरह मनमाना तौर पर की गई, आयद की गई, और इसको ये देखा गया कि पहले पिछले गुज़श्ता सालों में क्या देते आए हैं, उस बिना पर नई टैक्स शरह आयद कर दी गई। और इस सिस्टम को इन्होंने, इस असेसमेंट को, इस तशखीस को पुटकट सिस्टम का नाम दिया गया। उसी तौर पर देखा जाए तो रैयतवाड़ी ने जो रैयतें थीं उसको ये इजाज़त दी कि जिस खेत को चाहें वो छोड़ दें, लेकिन ऐसा होने से अगर वो
काश्तकारी नहीं करेंगे उस खेत पर तो सरकार को महसूल का खसारा होना लाजमी था। तो इस हालत में जो सरकारी अफसरान थे, इन्होंने काश्तकारों पर जब्र करना शुरू किया कि ज़मीन को रखो और उस पर लगान भी देते जाओ। अगर आप इस पर काश्तकारी नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आपको लगान देना होगा। इसके लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया, काश्तकारों के साथ जोर ज़बरदस्ती करना, इनको मारना पीटना। मदरा इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा मुखालफत ब्रिटिश हुकूमत को होने लगी, कंप्लेन होने लगा, तो मद्रास टॉर्चर कमीशन 1854 में बना और उसकी जो रिपोर्ट आई उसने इन खामियों को उजागर किया और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर बहुत सारे इस्लाहात नाफिज की गई और अब क्या किया गया कि ज़मीन का एक साइंटिफिक सर्वे कराने का सोचा गया ताकि जो सही माने में किसानों पर जो टैक्स का बोझ बहुत बढ़ा हुआ था उसमें कमी आ जाए और इस किसानों से टैक्स ये हासिल करने में किसी तरह की तशद्दुद, किसी तरह के जब्र का इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन ये जो कुछ भी नए स्टेप्स लिए गए वो 1860 के बाद ही लिए गए। अब हम देखें कि बॉम्बे में रेतवाड़ी निज़ाम का नफाज किस तरह हुआ। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसकी शुरुआत गुजरात से होती है, क्योंकि शुरू में जो बरतानवी अफसरान थे वो महसूल जो है वो मौरूसी हुक्काम, जिनको दसईस और पटेल कहा जाता था, उनके ज़रिए कलेक्ट करते थे और ऐसा करने से ब्रिटिश हुकूमत को जितना वो महसूल चाहते थे उतना महसूल नहीं मिल पा रहा था। अब इन्होंने कोशिश की कि किसानों के साथ से बराह रास्त 1813-14 से इन जो लगान है उसकी वसूली की जाए और 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी निज़ाम का नफाज किया गया। मुनरो के एक शागिर्द थे एलिफेंस्टन के ज़रिए। यहाँ जो मुहस्सिल थे लगान के, वो कोशिश करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान की वसूली की जाए, जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं। और एक अफसर थे प्रिंगले, उनकी देखरेख में ज़मीन का रेगुलर मेज़रमेंट किया गया, पैमाइश की गई, उसकी दर्जाबंदी की गई और इसकी कोशिश की गई कि उसको सही सही तखमीना हो। लेकिन प्रिंगले का जो असेसमेंट था, तखमीना जो भी उन्होंने किया, उसमें बहुत सारी खामियां थीं और जो भी तशख़ीस ये तखमीना कायम किया गया वो उसकी शरह बहुत ही ऊंची थी। पुणे के ज़िला में इसी वजह से बहुत सारे काश्तकारों ने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया और ज़मीन को काश्तकारी छोड़ करके वो निज़ाम हैदराबाद के इलाके में वो मुंतकिल हो गए, वहाँ चले गए। और ये जो तखमीना था उसको, इसमें चूँकि बहुत सारी खामियां थीं, इस वजह से इनको कुछ सालों के बाद रद्द कर दिया गया। इसकी जगह पर विंगेट और गोल्डस्मिथ दो अफसरान हैं। इन लोगों ने एक रिफॉर्म सिस्टम बनाया जिसकी तहत वो पुराने सिस्टम की जगह नया सिस्टम आया और ये नया सिस्टम था, इसका मकसद था कि जो लगान का जो महसूल की शरह है उसको ऐसा किया जाए कि वो एक आम जो काश्तकार है वो उसको दे सके और वो रेगुलर देता रहे। ज़मीन का जो खेत का जो एक्चुअल असेसमेंट था, जो सही मायने में तशख़ीस थी, वो इस पर
मुनहसर करती थी कि उसकी ज़मीन कैसी है, वो किस जगह पे है। और नया तख़मीना जो था उसको 1836 से शुरू किया गया और 1865 होते होते दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों तक में इसको नाफिज कर दिया गया। इसका असर ज़राअत पर काफ़ी मुस्बत रहा और जो काश्तकारी के जो रकबा था वो बढ़ता चला गया नए निज़ाम के नफाज होने से। हम देखेंगे कि मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी निज़ाम के असरात क्या पड़े। तो ये जो देही मईशत थी इस पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, जैसे कि किसान की गुर्बत बहुत बढ़ जाती है और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि उन वसाइल के ज़रिए नए ज़मीन पर खेती कर सकें। 1855 में सिर्फ 14.5 मिलियन एकड़ रैयतवाड़ी लैंड ज़मीन रह गई थी जिस पर काश्तकारी हो रही थी, जबकि 18 मिलियन एकड़ ज़मीन ये जो है बंजर रह गई थी। ये गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो बताती है। तो ये टैक्सेशन जो था, जो टैक्स आयद किया गया था, इतना ज़्यादा इसका बर्डन था हेवी कि इसने जो लैंड मार्केट था, ज़मीनी बाज़ार, इसको तहस-नहस कर दिया गया। जैसे मद्रास में ज़मीन की कोई कीमत 19वीं सदी के पहले निस्फ में नहीं रह गई थी और कोई अगर ज़मीन खरीदना चाहता था तो उसका मतलब था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भार लगान का सहे। बहुत सारे इलाकों में जो काश्तकार थे वो काश्तकार उसको जो रैयती दी गई उन्हें और उनको होल्डिंग्स की टाइटल्स भी दी गई। जो नई रैयतवाड़ी निज़ाम था वो बॉम्बे में 1836 के बाद, मद्रास में 1858 के बाद इसको डेवलप किया जाने लगा और लैंड रेवेन्यू का जो बर्डन था वो कुछ कम हुआ और ज़मीन जो है कि खरीद फरोख्त में इजाफा हुआ। स्टेट जो था, सरकार जो थी, वो अब सारे टैक्स पर उसका कब्जा नहीं था, इसकी बल्कि किसानों को भी राहत मिली, काश्तकारों को भी। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो साहूकार थे वो अब जो ज़मीन थी किसानों की, वो अगर वो मकरूज़ हैं तो वो उनको उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, चाहे वो उनकी ज़मीन को से हटा देते थे या उनको एक किराएदार की हैसियत के रूप में रखते थे। ये जो तरीक़ा अमल था इससे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप किया और कहा जाता है कि बॉम्बे दक्कन में से 1875 में जो बगावत हुई उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत ही कोशिश की कि जो शुमार हिंदुस्तान में है 1801 से 1806 के बीच में जो ये एरिया थे उसमें उन इलाकों में नया निज़ाम कायम किया जाए। इसके लिए उन्होंने गाँव को एक महाल के तौर पर इस्तेमाल किया, एक फिस्कल यूनिट के तौर पर किया और उनके साथ जो असेसमेंट किया इसको महलवारी निज़ाम का नाम दिया गया। इसमें मुक़द्दम्स, परदून्स जो लोग थे, गाँव के मोअज़्ज़िज़ लोग, इनको इनके साथ बंदोबस्त किया गया और एक इंसान एक से ज़्यादा गाँव में का बंदोबस्त कर सकता था। महलवाड़ी का अगर थ्योरी प्रैक्टिस में देखा जाए 1819 में एक अंग्रेजी ऑफिसर थे हॉट मैकेंजी, उन्होंने ताल्लुकदार और ज़मींदार एक थ्योरी डेवलप की कि जो ताल्लुकदार और ज़मींदार हैं वो उसूली तौर पर स्टेट के ज़रिए अपॉइंट किए जाते हैं और इसीलिए वो ज़मींदार ही इसके सही मालिक हैं जो कि वहाँ रहते हैं। इसलिए उनका कहना था कि जो हुकूक हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो बाज़ाब्ता सर्वे के ज़रिए क्लियर कर दिया जाए। उनका ख़्याल था कि उनके ख़यालात को एक लॉ में, एक कानून में तब्दील कर दिया गया जिसे 1822 का रेवोल्यूशन 7 कहा जाता है। इसमें ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट के जो अफ़सरान हैं वो जितने भी काश्तकार के जो हुकूक हैं, ज़मींदारों के हुकूक हैं, उसको कलमबंद करें। महलवाड़ी जो निज़ाम था उसको अगर प्रैक्टिस देखा जाए तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल था, जो कैलकुलेशन में बहुत गलती थी और जो महसूल जो मुहसिल होते थे उनको मैनिपुलेट भी करते थे।
और ये जो है गाँव के लोगों को फेवर नहीं करता था, बल्कि ये टैक्स असेसमेंट इन लोगों को गाँव को बर्बाद कर रहा था। 1833 में ये कोशिश की गई कि एक रफ एस्टिमेट बनाया जाए और उसी रफ एस्टिमेट के बेसिस पर वो उनको पे करें। बाद के जो वक़्त आया उसमें ये एस्टिमेट जो है उसको इसके ज़रिए लोग गाँव के रेंट पे करने लगे, लैंड ओनर्स, और ये जो सेटलमेंट ऑफिसर्स थे वो जो थ्योरेटिकल अमाउंट था उसको गाँव से कैलकुलेट करते थे महाल से कितना इस पर आएगा, और उसका कुछ हिस्सा कहा जाता है कि लगभग 15% वो सरकार को देना पड़ता था। ये जितने कैलकुलेशंस थे, ये जो भी कैलकुलेशंस थे वो गेसवर्क थे, और ये बराबरी ऊंची दर शरह पे होते थे, इससे और सरकार को ज्यादा आमदनी मिलती थी। इसके असरात जो हुए थे, जो बड़े-बड़े ताल्लुकदार थे उनके एरिया घट गया। ब्रिटिश अफसरान जो थे उन्होंने डायरेक्ट सेटलमेंट किए गाँव के ज़मींदारों के साथ, ज़मींदार के साथ जहाँ तक हो सका, और ताल्लुकदार का जो क्लेम था ज़मींदारों पर उससे उन्हें आज़ादी मिल गई और गवर्नमेंट के साथ टैक्सेशन इनका होने लगा। और लेकिन ऐसा करने से जो गाँव के ज़मींदार थे इन पर बोझ काफ़ी बढ़ा और ये इनकी बर्बादी हो गई। जितने जो बड़े एरिया थे खत्ते अराज़ी के, वो जो साहूकारों और ताजिरों के हाथों में जाने लगे, जो कि पुराने प्रोप्राइटर्स को ख़त्म करने लगे। 1836 तक ज़मीन लेने वाला कोई नहीं था, और जो मारवाड़ी निज़ाम था इसने ये जो गाँव के लोगों को ख़ास करके उत्तरी शुमाली हिंदुस्तान में काफ़ी 1830 से लेकर 1840 के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर रिजेंटमेंट हुआ, और 1857 की बगावत भी की एक वजूहात में ये भी एक वजह थी। 1857 में गाँव में और तालुकदार में और जो पूरे हिंदुस्तान में थे, इन्होंने गवर्नमेंट अफसरान को भगा दिया, उनकी अदलिया को ख़त्म कर दिया, ऑफिस जो सरकारी रिकॉर्ड थे उनको हटा दिया, और ये सारी चीज़ें हुई। इस स्लाइड में आप देहाती मंजर देख रहे हैं। इसमें दही बंगाल में अख्तियार का जो एक ये मैप दिखाया गया है वो है। खुलासा कलाम ये है कि जो कॉमर्शियलाइजेशन जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल नया नहीं था, बल्कि ये हिंदुस्तानी जो हुक्मरान थे उनके अंदर भी कॉमर्शियलाइजेशन तो हुआ था, लेकिन बरतानवी हुकूमत के दौर में जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, तैयारकारी हुई, उसकी एक शक्ल कुछ अलग थी, और मरकजी मकसद जो था वो हिंदुस्तान से बरतानिया को दौलत भेजना या मुंतकिल करने का सवाल था। मगरिब में एक मार्केट के साथ अशिया की तिजारती पैदावार को खास तौर पर मुनज़्ज़म किया गया था। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन द मार्केट में वेस्ट वाइज ऑर्गेनाइज। ये ध्यान रखा गया कि कौन सी चीज़ की वहाँ ज़रूरत है, और तमाम अशिया कीमत पर खरीदनी पड़ती थी, इसलिए कंपनी ने इस्तेमाल किया, और जो प्लांटर्स थे उन लोगों को दीगर को हिंदुस्तानी सनतकार पर ज़बरदस्ती और तशद्दुद करने की इजाज़त इन्होंने दी गई ताकि कीमतें कम से कम रहें। उजरती मजदूरों के साथ बरह रास्त पैदावार का सहारा लेने के बजाय किसानों को निचोड़ने से मसनूआत सबसे ज़्यादा सस्ती हासिल की जा सकती हैं, और जबकि मसनूआत की मार्केट को तैयारती बनाया गया था, दूसरी मंडियां जैसे कि ज़मीन और मजदूरों की मार्केटें तरक्की नहीं कर सकीं। किसानों की मईशत बदहाली का शिकार थी, लेकिन न तो तरीके बदले गए, न ही पैदावार तंजीम की गई। ख़ानदानी मजदूरी पर मबनी छोटी काश्तकारी हिंदुस्तान दही इलाकों में गालिब शक्ल में रही। बड़ी आमदनी जमा करने की मुहिम बरतानवी पॉलिसी में मरकज़ी हैसियत रखती थी, और इतना अच्छा कुछ जमा करने की ज़रूरत खुद हुकूमत हिंद की भारी खर्चात की वजह से ज़रूरी हो गई थी, और इसे वहाँ अपने खर्चात के लिए बड़ी रकम बरतानिया भेजने की ज़रूरत थी। चूँकि जो सरकार थी वो सरकार के पास ये खुद काफ़ी अखराजात थे, उन अखराजात को पूरा करना था, तो महसूल लगाना ही था। ज़्यादा से ज़्यादा शरह पर भी रखी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा शरह पर रखा जाए, किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल किया जाए, और इससे कि जो मनफी असरात हुए वो हमें देखते हैं। और ये जो भी बंदोबस्त का निज़ाम कायम किया गया, ये सारा का सारा निज़ाम जो बरतानवी सरकार थी, उस बरतानवी सरकार के जो मकासद थे, उस मकासद को ध्यान में रख के किया गया। उन्हें किन सामानों की ज़रूरत है और कितने पैसों की ज़रूरत है, कि इसलिए ये सारे के सारे निज़ाम बरतानवी मफाद को हासिल करने के लिए किए गए थे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को
ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।